मीना को क्विंसी को जल्दी ढूंढना था। उसके वैन हेल्सिंग को भेजे गए किसी भी टेलीग्राम का जवाब नहीं आया था। मीना एकदम अकेली थी। क्विंसी खतरे में था और एलिजाबेथ, वो इतनी खतरनाक थी कि उससे अकेले लड़ पाना मीना के बस के बाहर की बात थी। मीना ने अपने ड्रेसिंग में एक लोहे की चाबी छुपा कर रखी थी। उसने वो चाबी उठाई और उसे लेकर नीचे तहखाने में पहुंची। तहखाने में एक गोदाम था जिसमें एक पुराना सा जंग लगा ताला लगा हुआ था। मीना ने वो चाबी उस ताले में घुमाई, पर वो ताला नहीं खुला। शायद 25 सालों से बंद होने की वजह से वो ताला अटक गया था। इस कमरे में जो भी कुछ था, मीना ने उसे क्विंसी से हमेशा ही छुपा कर रखा था। कुछ देर उस ताले पर जोर आजमाने के बाद वो एक खट की आवाज के साथ खुल गया, पर इसके साथ ही वो दरवाजा अपनी चौखट से उखड़ भी गया था। पहले तो मीना इससे डर गई थी। उसे अपनी ताकत का जरा भी अंदाजा नहीं था, पर उसने ठीक से जब दरवाजे को देखा तो उसे समझ आया कि वो नमी की वजह से कमजोर हो चुका था। मीना ने अपने साथ ली हुई लालटेन जमीन से उठाई और उस अंधेरे कमरे के अंदर चली गई। वहां एक अलमारी में कुछ सामान के साथ एक पुराना लकड़ी का बक्सा रखा हुआ था। यह वही पुराना बक्सा था जिसे वो और जॉनथन अपने साथ ट्रांसिल्वेनिया ले गए थे। इतने सालों में वो पहली बार इस कमरे में आई थी और इस पुराने लकड़ी के बक्से की बेकार हालत देखकर उसे जरा भी अचंभा नहीं हुआ। उसने थोड़ी ताकत लगाकर उस बक्से को खोला तो उसका दिल डूब गया। उस बक्से के अंदर रखा सारा सामान नमी और पानी से खराब हो चुका था। अंदर रखी बाइबल सड़ चुकी थी। लहसुन और वुल्फ्सबेन की जड़ें भी खराब हो गई थी। उसमें रखी शीशियों में भरे जड़ी बूटियों से बनाए गए मिश्रण भी उड़ गए थे। लकड़ी के स्टेक्स जिन पर सोने के क्रॉस की नक्काशी की गई थी वो दरदरा गए थे और चाकुओं और हथौड़ों पर जंग ने अपना रंग दिखा दिया था। इस लकड़ी के बक्से में रखी वो सभी चीजें जिन पर कभी मीना और जॉनथन ने अपनी जिंदगियों के लिए भरोसा किया था, वो अब इस्तेमाल के काबिल नहीं रहे थे। मीना अब भागकर वापस जॉनथन के स्टडी रूम में गई, जहां उसके पास बस एक ही काम की चीज बची थी। वैसे तो वो एलिजाबेथ के सामने कुछ नहीं थी, पर सिर्फ क्विंसी के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी। मीना ने जल्दी से भागकर वो कटाना उठा ली। ये तलवार जॉनथन को उसके क्लाइंट ने तोहफे में दी थी। मीना ने बड़ी लापरवाही से वो कटाना उसकी मयान से निकाली और उसका हाथ जोर से पास ही रखी किताबों की अलमारी से टकरा गया। जहां मीना का हाथ लगा था वो अलमारी वहां से टूट चुकी थी। मीना दर्द से भर उठी थी और वो तलवार उसके हाथ से छूट गई। मीना ने अपनी आस्तीन ऊपर की और अपनी कोहनी को देखने लगी। उसका दर्द कुछ कम हो गया था, पर वहां सूजन आ गई थी। उसकी कोहनी पर नीला काला सा एक निशान दिखाई दे रहा था। पर अगले ही पल मीना को अपने दूसरे हाथ में कुछ दर्द सा महसूस हुआ। उसने देखा तो उसके हाथ में उसी तलवार से चोट लग गई थी और वहां से अच्छा खासा खून बह रहा था। पर इतने बड़े घाव से भी उसे कुछ खास दर्द महसूस नहीं हो रहा था। पर आखिर ऐसा क्यों था? क्या ड्रैकुला के खून से उसे ताकत मिल रही थी इतने सालों बाद भी? या फिर यह एलिजाबेथ का खून था? क्या काउंटेस ने मीना को यह तोहफा इसलिए दिया था ताकि वो उनकी होने वाली लड़ाई को और दिलचस्प बना सके? मीना ने मेज पर रखा एक पेपरवेट उठाया और उसे पूरी ताकत से अपनी मुट्ठी में दबाया, पर कुछ नहीं हुआ। उसने एक बार फिर कोशिश की, पर अब भी कुछ नहीं हुआ। 2-3 बार कोशिश करके मीना को गुस्सा आ गया था।
उसने झल्लाकर वो पेपरवेट जोर से मेज पर पटक दिया। ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, पर वो कांच का पेपरवेट लाखों छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील हो गया। मीना ने अपना हाथ खोला तो कांच के कई टुकड़े उसके हाथ से बाहर झांक रहे थे। पर अब भी मीना को जरा सा भी दर्द नहीं हुआ था। पिछले कुछ हफ्तों में पहली बार मीना के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी। पर आज से पहले मीना को अपनी इस ताकत का एहसास क्यों नहीं हुआ था। उसे समझ में आया कि आज से पहले उसे कभी इतना गुस्सा आया ही नहीं, और अगर आया भी तो उसने खुद पर काबू कर लिया। आज उसे जब सबसे ज्यादा जरूरत थी तब उसे अपनी ताकत का एहसास हो गया था। उसकी ये नई ताकत जरूर ही बैथुरी से लड़ने में उसकी मदद करने वाली थी। मीना ने अपने हाथों को सामने रखी मेज के नीचे लगाया और उसे अपनी जगह से हिलाने की कोशिश की। उसे याद था कि जब वो और जॉनथन इस घर में रहने आए थे तब दो पहलवान जैसे लोगों ने बड़ी मुश्किल से इस मेज को अपनी जगह पर लाकर रखा था। मीना ने एक गहरी सांस ली और उस मेज पर अपनी पूरी ताकत आजमा ली। कुछ नहीं हुआ। वो मेज अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। मीना के हाथ कांप रहे थे। अपनी आंखें बंद करके मीना ने बैथुरी के बारे में सोचा। कैसे उसने अभी मीना के साथ वो ज्यादती की थी। मीना का गुस्सा बढ़ता गया और इसके साथ उसके अंदर की ताकत भी। मीना ने एक झटके से उस भारी मेज को एक तरफ घुमा दिया। उस मेज के लकड़ी के फर्श पर खिसकने से एक जोर की आवाज हुई। मीना समझ गई थी कि अब उसे अपनी इस नई ताकत को काबू करने का कोई तरीका निकालना था। उसे पक्का करना था कि जरूरत पड़ने पर वो अपनी इस ताकत को इस्तेमाल कर पाए। पर तभी उसके घर में काम करने वाला मैनिंग स्टडी के बाहर से ही बोला, मैं इस तरह आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूं मिसेस मीना, पर बाहर कोई आपसे मिलने आया है। मीना को अगली ट्रेन पकड़कर क्विंसी को ढूंढने के लिए निकलना था। वह उसे अब एक और रात इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकती थी। उसके पास अब सहानुभूति जताने के लिए मिलने आने वालों को देने का वक्त नहीं था। मीना ने कहा, मैं माफी चाहती हूं मैनिंग, पर मेरे पास इस सबके लिए वक्त नहीं है। तुम उनसे कह दो कि मैं अभी मिल नहीं सकती। मुझे लगता है कि वो मेरी बात को समझेंगे। मैनिंग ने कहा, मैंने पहले ही उनसे यह कहा था, पर उन्होंने अपना कार्ड मुझे दिया है और कहा है कि इसे देखकर आप उनसे जरूर मिलेंगी। मीना ने इस स्टडी की जो हालत बना रखी थी, वो नहीं चाहती थी कि मैनिंग उसे देखे। उसने जल्दबाजी में स्टडी का दरवाजा खोला और वो छोटा सा हाथी दांत से बना कार्ड देखा। मीना को वो कार्ड देखते ही जैसे एक झटका सा लगा। मैनिंग ने कहा, क्या मैं इन्हें वापस भेज दूं? मीना ने कहा, नहीं, इन्हें बैठक में रोको। मीना अपने मेहमान को वो हाथ पर लगी हुई चोट दिखाना नहीं चाहती थी। उसने मैनिंग से कहा कि वो कुछ देर में अपना हुलिया ठीक करके आती है। आर्थर होमवुड उसने क्विंसी को कुछ वक्त के लिए अकेला छोड़ दिया था। उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि क्विंसी भी यही चाहता था। जो जानकारी उन्होंने मिलकर जॉन के फ्लैट से इकट्ठा की थी, उसे पचा पाना हर किसी के लिए आसान नहीं था। क्या ड्रैकुला ही जैक द रिपर हो सकता था? 1888 का वो वक्त आर्थर को ठीक से याद नहीं था, पर उसे इतना याद था कि लंदन में तब आतंक का माहौल था। उस वक्त आर्थर के पिता और लूसी दोनों ही अपनी खराब सेहत से जूझ रहे थे और शायद इसीलिए आर्थर दुनिया से कटा हुआ था। आर्थर को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसका वो दुश्मन वो अब भी जिंदा हो सकता था। पर जैक द रिपर जैसे खून जो कि पूर्वी यूरोप से होते हुए लंदन तक आ गए थे, उनके पीछे भी क्या वही शैतान था? यह सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं था। ना तो वो क्विंसी की थ्योरी को गलत साबित कर सकता था
और ना ही ड्रैकुला के सिवा कोई और जोनाथन को इस तरह से स्टेक पर टांग सकता था। सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह थी कि जोनाथन को पिकाडिली सर्कस स्टेशन के पास इस तरह से टांगते हुए किसी ने भी नहीं देखा था। वो जैसे वहां प्रकट हो गया था। अगर ड्रैकुला सच में लंदन आ चुका था तो उन सब की जान को खतरा था, और इसीलिए आर्थर ना चाहते हुए भी मीना को आगाह करने आया था। उसे नहीं पता था कि मीना को यह सब जानकर कैसा महसूस होगा, पर फिर भी उसे मीना को यह बताना ही था। मैनिंग बाहर आया और उसने आर्थर का कोट लेकर उसे अंदर बिठाया। उसने पूछा, लॉर्ड, क्या आप एक ड्रिंक लेना पसंद करेंगे? आर्थर ने मना कर दिया। उसकी नजर सामने दीवार पर टंगी कुछ तस्वीरों पर पड़ी। यह हारकर परिवार की शायद किसी क्रिसमस पर ली गई तस्वीर थी। वो तस्वीर देखकर आर्थर के अंदर का गुस्सा उबल पड़ा। उसने अपने और मीना के नुकसान को तोलना शुरू कर दिया। उसने लूसी और अपनी जिंदगी में आने वाली किसी भी तरह की खुशी को खो दिया था। मीना, उसके पास कम से कम एक इंसान तो था जिसे वो प्यार करती थी, और एक बेटा जिसे वो दोनों ही प्यार करते थे। उनका एक परिवार था। आर्थर को मीना से जलन हो रही थी। उसकी नजर एक और तस्वीर पर पड़ी जो कि मीना और लूसी की थी। ये तस्वीर देखकर उसे गुस्सा आ गया। आखिर ये जोनाथन और उसकी ही कंपनी थी जिसने काउंट के लंदन आने का इंतजाम किया था, और ना चाहते हुए भी मीना की वजह से ही वो शैतान लूसी तक पहुंचा था, और आर्थर को अपनी प्यारी लूसी के दिल में वो स्टेक खोपना पड़ा था। मीना, वो उस शैतान के साथ सो चुकी थी। उसकी हिम्मत कैसे हुई अपने घर में लूसी की तस्वीर लगाने की? आर्थर के अंदर का गुस्सा उबाल मार रहा था। उसके पीछे का दरवाजा खुला और आर्थर तेजी से पलटा। वो मीना पर अपना गुस्सा जाहिर करना चाहता था, पर जब उसने मीना को देखा तो वो देखता ही रह गया। आर्थर के मुंह से शब्द निकले ही नहीं। मीना बिल्कुल वैसी ही थी जैसा उसने उसे आखिरी बार देखा था। आर्थर को ऐसा लग रहा था जैसे वो समय में पीछे चला गया हो। एक पल के लिए तो उसे महसूस हुआ कि लूसी अभी मीना के पीछे से होते हुए कमरे में आ जाएगी, पर वो तो आर्थर के मन की तरह पहले ही मर गई थी। ड्रैकुला वाले हादसे के बाद जोनाथन का शराब का सहारा लेना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि जॉन का हाल तो उससे भी बुरा हो गया था। पर आर्थर ने खुद को संभाला और अगले ही पल वो वर्तमान में आ गया। उसका ध्यान मीना की काली ड्रेस पर गया। कम से कम उसे इतनी शर्म तो थी कि अपने पति की मौत पर उसने काले कपड़े पहने हुए थे। उसने कहा, समय ने आपके साथ काफी नरमी बरती है मिसेस हार्कर। आर्थर अपनी आवाज में छुपा व्यंग्य जाहिर नहीं करना चाहता था। मीना ने कहा, आप भी ज्यादा बदले नहीं हैं लॉर्ड गोडलमिंग। आर्थर ने कहा, मुझ पर भरोसा करिए, मुझे यहां आने में कोई खास खुशी नहीं हो रही। अगर आप यहां मुझे सांत्वना देने और शोक जताने आए हैं तो आपने अपना काम कर दिया है और आप जा सकते हैं। मीना ये कहते हुए दरवाजे की तरफ मुड़ गई। आर्थर ने कहा, मीना, 1 मिनट। आर्थर ने खुद को संभाला। वो जानता था कि मीना आसानी से उसकी बात सुनने वाली नहीं। उसने आगे कहा, मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूं। मेरे पास जानकारी है कि जिस शैतान को हमने बरसों पहले खत्म कर दिया था वो लौट आया है। आर्थर की बात सुनकर मीना को जरा भी हैरानी नहीं हुई। उसने अपना सर टेढ़ा किया और बोली, आर्थर, तुम हमेशा ही कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश में लगे रहते हो, चाहे उसे करते हुए तुम्हारा दिल जवाब ही क्यों ना दे जाए। आर्थर को मीना की बात जरा भी समझ नहीं आई। उसने कहा, मुझे जैक सीवर्ट की तरह मत समझो मीना। तुम जानती हो मैं बिना तर्क और सबूत के किसी बात पर यकीन नहीं करता। मीना ने कहा,
आर्थर, मैं जानती हूं तुम अब भी मुझसे नफरत करते हो। मैं तुम्हारी आवाज में इसे महसूस कर सकती हूं और तुम ऐसा कर सकते हो, पर तुम ये नहीं कह सकते कि मैंने तुम में से किसी को धोखा दिया है। वो मैं ही थी जिसने हम सबको ड्रैकुला तक पहुंचाया था। मैंने अपनी कसम कभी नहीं तोड़ी आर्थर। आर्थर ने कहा, सिर्फ यही एक कारण है मीना जिसकी वजह से मैं यहां बैठा हूं। मैं मानता हूं मैंने कई गलतियां की हैं, पर जैक को पागल समझकर उसकी बातों को हवा में उड़ा देना शायद मेरी कुछ सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। ये कहते हुए आर्थर ने जैक की चिट्ठियों में से एक मीना की तरफ बढ़ा दी। उसे मीना के हाथ पर बंधी हुई पट्टी दिखाई दी। उसने पूछा, ये क्या है मीना, ये कब हुआ? मीना ने कहा, वो मुझसे एक ग्लास टूट गया, बस वही। आर्थर मीना को अब तक हुए सारे कत्लों के बारे में सिलसिलेवार तरीके से बता रहा था और मीना बिना कुछ कहे बस सुन रही थी। आर्थर ने कहा, वैसे तो ये सारे खून जैक द रिपर के किए हो सकते हैं, पर जैक का मानना था कि ये किसी वैम्पायर का काम है। सिर्फ इसके सबूत इकट्ठा करके हमें अपनी बात का यकीन दिलाने के लिए उसने खतरा उठाया और इसमें उसकी जान चली गई। भूल जाओ कि तुम्हारी आंखों के सामने क्या है और अपनी सारी भावनाएं एक तरफ रख दो। ये चिट्ठियां और जैक का जर्नल साफ साफ बताते हैं कि ये ड्रैकुला और जैक द रिपर एक ही इंसान है। मेरा मतलब है कि ये अनडेड है। आर्थर की बात सुनकर मीना हंसते हुए बोली, ओ आर्थर, हम सब में से तुम हमेशा ही सबसे बहादुर हो, पर तुम्हें सोचने का काम वैन हेल्सिंग पर छोड़ देना चाहिए। आर्थर की मुट्ठियां भिंच गईं और अपने हाथों में पकड़ी हुई उसकी वो चिट्ठियां सिकुड़ गईं। उसने कहा, मैं यहां तुम्हें आने वाले खतरे के बारे में चेताने आया हूं और तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। आर्थर के दिमाग में एक ख्याल कौंधा कि कहीं मीना ड्रैकुला को बचाने की कोशिश तो नहीं कर रही। उसे अब भी मीना पर भरोसा नहीं था। उसे लग रहा था कि कहीं मीना ड्रैकुला का साथ देना शुरू न कर दे, पर मीना जैसे आर्थर के मन में चल रहे ख्यालों को पढ़ पा रही थी। उसके होठों पर खेलती वो मुस्कान अब गायब हो चुकी थी और उसकी जगह उसके चेहरे पर गंभीरता आ गई थी। उसने कहा, यहां लंदन में एक वैम्पायर जरूर है आर्थर, पर वो ड्रैकुला नहीं है। आर्थर को एक झटका सा लगा। ये दूसरा वैम्पायर कहां से आ गया? उसने कहा, मीना, ये खेल खेलने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। यहां कई जिंदगियां खतरे में हैं। मीना ने कहा, अभी मुझ पर मेरे ही घर में हमला हुआ है आर्थर। इसमें मेरी जान भी जा सकती थी। आर्थर ने मीना से लड़ते हुए कहा, मैं देख सकता हूं कि तुम जिंदा हो और तुम्हारा घर भी बिल्कुल सही सलामत है। उस वैम्पायर ने तुम्हारे साथ क्या किया? क्या वो तुम पर कांच का ग्लास फेंक कर भाग गया? मीना की आंखें सिकुड़ गईं। उसने आर्थर को घूरते हुए कहा, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं और अब तुम मेरी बात सुनोगे। तुमने हंगरी की काउंटेस एलिजाबेथ बैथरी का नाम सुना है? आर्थर ने कहा, नहीं, क्या मुझे उसके बारे में जानना चाहिए? मीना ने बोलना शुरू किया। लगभग 300 साल पहले एलिजाबेथ बैथरी ने 650, सही सुना तुमने आर्थर, 650 गरीब लड़कियों के साथ बलात्कार किया था और उनके खून से अपनी प्यास बुझाई थी। जब इतने से भी उसका मन नहीं भरा तो उसने उनके खून से नहाना शुरू कर दिया। उसे लगता था कि उसकी जवानी हमेशा बरकरार रहेगी। क्या तुम्हें यह सीधा सीधा एक ऐतिहासिक वैम्पायर नहीं लगता? और अगर जैक के इकट्ठा किए हुए सबूत और थ्योरी सही है, तो क्या यह जैक द रिपर नहीं हो सकता? आर्थर भड़क गया। क्या बकवास है मीना, सब जानते हैं कि जैक द रिपर एक आदमी है। कोई औरत ऐसा घिनौना काम कर ही नहीं सकती। मीना ने कहा, तुम अपने दिमाग में बनाए गए पूर्वाग्रहों का शिकार हो आर्थर। जैक द रिपर आज तक पकड़ा नहीं गया। तुम कैसे कह सकते हो कि एक आदमी है और वैम्पायर वैम्पायर होता है? इसमें आदमी और औरत का क्या लेना देना है? आर्थर को मीना की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था।
उसे लग रहा था कि मीना उससे कुछ छुपा रही है। उसने कहा, जॉनथन को इम्पेल किया गया था। अगर ऐसा है तो उस एलिजाबेथ को भी लोग इम्पेलर ही कहते होंगे, है ना? मीना ने कहा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बैथुरी हमें यह यकीन दिलाना चाहती हो कि ड्रैकुला अब भी जिंदा है? आर्थर को अब भी यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, चलो अगर मैं तुम्हारी बात मान भी लूं तब भी, अगर यह काउंटेस ही जैक द रिपर है तो इसका हमसे क्या लेना देना है? और यह हमें क्यों मारना चाहती है? यह तो कोई बात नहीं हुई। मीना ने एक चमड़े के कवर वाली किताब खोली और आर्थर को काउंटेस का वंश वृक्ष दिखाया। काउंटेस सीधा सीधा ही व्लाद ड्रैकुला तृतीय की नस्ल से ही थी। इससे ज्यादा वो आर्थर को कुछ बताना नहीं चाहती थी। उसने कहा, अब बताओ आर्थर, सच तुम्हारे सामने है। काउंटेस और ड्रैकुला रिश्ते में दूर के भाई बहन हैं। आर्थर के ऊपर जैसे एक बिजली सी गिर पड़ी। उसके मुंह से निकला, तो वो ड्रैकुला की मौत का बदला लेना चाहती है? हे भगवान! इस पहेली का हर टुकड़ा जैसे एकदम सही जगह पर आ चुका था। इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि मीना ड्रैकुला के बारे में क्या सोचती थी, चाहे मीना इसमें शामिल थी या नहीं। पर काउंटेस उन सब से अपना बदला लेने आ गई थी। आर्थर को जैक के बासाराब को लिखे हुए खत भी याद आ गए। आर्थर समझ गया था कि वो और मीना एक ही नाव में सवार थे। चाहे कुछ भी हो, उसे अब मीना पर भरोसा करना ही था। हालांकि उसे सतर्क रहना होगा, क्योंकि मीना के अंदर ड्रैकुला का खून था और वह उसे धोखा भी दे सकती थी। आर्थर के मन में चल रहे इन ख्यालों के बीच उसके मुंह से निकला, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है मीना, हमें तुरंत ही वैन हेल्सिंग से बात करनी चाहिए। मीना ने कहा, मैं पहले ही कोशिश कर चुकी हूं, उन्होंने मेरे एक भी टेलीग्राम का जवाब नहीं दिया है। आर्थर मीना को बताने ही वाला था कि वैन हेल्सिंग क्विंसी से मिल चुके थे, पर तभी उसके दिमाग में एक और नाम कौंधा। उसके मुंह से निकला, बासाराब। मीना ने कहा, तुमने अभी क्या कहा? आर्थर ने कुछ और चिट्ठियां मीना की तरफ पढ़ा दी। उसने खत में किए गए एक दस्तखत की ओर इशारा किया। उसने कहा, जैक सीवर्ड, बासाराब के साथ जैक द रिपर को पकड़ने और खत्म करने के लिए वो भी काम कर रहा था। मीना लगभग उछलते हुए बोली, अगर बैथुरी सीवर्ड के बारे में जानती थी और उसने उसे मार दिया है, तो वो बासाराब के बारे में भी जरूर जानती होगी आर्थर। मीना के चेहरे पर परेशानी देखकर आर्थर को कुछ पलों के लिए ही सही, पर हमदर्दी महसूस होने लगी थी। पर अपने जज्बात पर काबू पाते हुए उसने कहा, क्विंसी आज शाम 6:30 बजे बासाराब से लाइसियम थिएटर में मिलेगा। वो कह रहा था कि उसे बासाराब से जैक के बारे में बात करनी है। मीना ने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, यहां से 20 मिनट में एक ट्रेन वाटरलू स्टेशन के लिए निकलेगी। हम शाम 6:10 तक वाटरलू पहुंच सकते हैं। हमारे पास बर्बाद करने के लिए जरा भी वक्त नहीं है, क्विंसी की जान को खतरा है। चलो। मीना तेजी से बाहर भागी और सीढ़ियों से ऊपर चली गई। आर्थर भी उठकर अपनी हैट, कोट और छड़ी लेकर चलने को तैयार हो गया। मीना लगभग 5 मिनट में ही नीचे आ गई। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग और कपड़े में लिपटी हुई तलवार जैसा कुछ था। आर्थर उसे देखने लगा। मीना ने कहा, मुझे ऐसे मत घूरो, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मुझे अपनी लड़ाइयां लड़ना आता है आर्थर। मीना की बात सुनकर आर्थर थोड़ा चौंक गया था। वैसे वो कह तो सही रही थी। मीना कहीं से भी कोई छुई मुई सी कमजोर महिला नहीं थी। वो बाकी औरतों से काफी अलग थी। कोई पता ही नहीं लगा सकता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। आर्थर ने मीना पर भरोसा तो कर लिया था, पर पूरी तरह से नहीं। उसे मीना की बातें सही तो लग रही थी, पर उसके जिस्म पर सिवाय उसके हाथ के कहीं और चोट का निशान नहीं था। अगर काउंटेस बैथुरी ने उस पर हमला किया था, तो यह किस तरह की लड़ाई रही होगी?
आर्थर को लग रहा था कि मीना उसे गुमराह कर रही है। कहीं वो ड्रैकुला के साथ मिलकर उसे अपने जाल में फंसा तो नहीं रही। आर्थर ने अपना मन बना लिया था कि वो कभी अपनी पीठ मीना की तरफ नहीं करेगा और वो इस बासाराब से खुद मिलकर बात करना चाहता था। मीना ने बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोला, पर उसके नौकर मैनिंग ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसने कहा, मैडम, कुछ और शोक संदेश आए हैं, ये टेलीग्राम। मीना ने मैनिंग को धन्यवाद कहते हुए वो टेलीग्राम अपने बैग में रख लिया। दूसरी तरफ डायरेक्टर डीन, उसे अपने पेट में गैस बनती सी महसूस हो रही थी। उसे बार बार टकारें आ रही थी। जब से स्टोकर को दिल का दौरा पड़ा था, तब से उस पर काम का काफी दबाव आ गया था और उसे आराम करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। डीन जानता था कि उसका वो प्रोडक्शन कुछ गड़बड़ सा था। उसके पास ड्रैकुला नाम के इस नाटक को बनाने और प्रदर्शित करने के लिए आधिकारिक तौर पर स्टोकर की मंजूरी नहीं थी। अगर स्टोकर अपनी बीमारी से इस दुनिया से चल बसता, तो उसे इसके लिए उसकी पत्नी से सौदेबाजी करनी पड़ती। उसके इस प्रोडक्शन में कई तरह की परेशानियां चल रही थी और उसे अपने निवेशकों को सही वक्त पर पैसे लौटाने भी थे। बासाराब की इन नई मांगों को पूरा करने के चक्कर में उसके यहां काम करने वाले कई लोग काम छोड़ चुके थे। बासाराब चाहता था कि डीन उस पुराने सेट को दोबारा से नए जमाने के आसानी से बदले जा सकने वाले बैकग्राउंड सेट्स में बदले। वो चाहता था कि अपने नाटक में वो विडबी के असाइलम और कैराफैक्स एबी जैसी जगहों को सही से दिखा सके। उसे अब सारा काम खुद देखना पड़ रहा था और इस नाटक का कोई निर्देशक नहीं था। डीन को लगता था कि स्टोकर की जगह अब वो निर्देशक का काम संभाल लेगा, पर बासाराब ने उसके अरमानों पर पानी फेर दिया था। बासाराब अब इस नाटक को अपने हिसाब से चला रहा था। डीन के अंदर इसे लेकर बहुत गुस्सा था, पर उसके अंदर बासाराब से टकराने की हिम्मत नहीं थी। वो स्टोकर का हाल देख चुका था। आज होने वाली इस रिहर्सल में बस 1 घंटा बाकी था और थिएटर में मौजूद हर कोई बस बेकार के छोटे मोटे कामों में उलझा रहा था। इंटरव्यू देने के लिए परेशान करते पत्रकार, बार बार फोन करने वाले निवेशक और इधर उधर से अंदर घुसने की कोशिश करते बासाराब के दीवाने। किसी थिएटर में काम करना डीन के लिए एक सपने जैसा था, पर स्टोकर का यह नाटक उसके लिए अब एक बुरा सपना साबित हो रहा था। शाम 6 बजे तक थिएटर में सारे अभिनेता और तकनीकी लोग जमा हो चुके थे और हर तरफ बस शोर ही शोर था। अभिनेता इंतजार कर रहे थे कि कब वो स्टेज पर अपनी जगह लेंगे और डीन लाइट डिजाइनर के साथ बात करने में व्यस्त था। वहां शोर इतना ज्यादा था कि डीन को अपनी खुद की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। लाइट डिजाइनर स्कॉट अपनी नई लाइट से ट्रांसिल्वेनिया की चांद रात जैसा माहौल बनाना चाहता था, पर उसकी लाइट की तीव्रता कितनी होनी चाहिए, इसी पर उसकी डीन से बहस जारी थी। वो दोनों इस बात पर बहस कर रहे थे कि रोशनी नीली होनी चाहिए या फिर लाल। डीन कह रहा था, अरे यार, नीला नहीं, लाल, लाल सुनो, लाल। ये वो सेट है जहां प्रिंस ड्रैकुला अपने युद्ध के दिनों की बातें बता रहा होगा। युद्ध के बारे में तुम क्या जानते हो डीन? पीछे से एक आवाज आई। डीन चौंक गया था। यह आवाज बासाराब की थी। उसके वहां पहुंचते ही थिएटर में एक शांति सी छा गई। वहां मौजूद सभी लोग जैसे बासाराब के मुंह से अगले शब्द सुनने का इंतजार कर रहे थे। बासाराब काफी प्रभावशाली था, जो कि डीन को साफ दिखाई दे रहा था। उसने काला सुनहरा रोब पहना हुआ था और उसके हाथों में एक भारी लॉन्ग स्वॉर्ड थी। वो तलवार उसने ऐसे पकड़ी हुई थी जैसे वो कोई हथियार नहीं बल्कि उसके जिस्म का एक हिस्सा हो। उन स्पॉटलाइट्स की रोशनी में वो तलवार एकदम चमक रही थी। डीन ने मजाक में कहा, हाँ, मुझे युद्ध के बारे में क्या ही पता है, सब कुछ तो आपको ही पता है। बासाराब ने अपनी तलवार की नोक डीन की गर्दन पर रख दी। ये बाकी अभिनेताओं की तरह लकड़ी की तलवार नहीं थी, ये एकदम असली थी
और उसकी धार को डीन अपनी गर्दन पर महसूस कर सकता था। बासाराब ने कहा, युद्ध मिस्टर डीन, इसे आप अपने स्टेज पर लाइट से नहीं जी सकते। अपने हाथ में पकड़ी हुई एक नंगी तलवार से अपने दुश्मन की जान को उसके जिस्म से जुदा करना, यह है युद्ध। युद्ध सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक एहसास है। जब आपकी रगों में खून दोगुनी रफ्तार से दौड़ने लगता है और आप अपने दुश्मनों को मौत के घाट उतारने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, वो होता है युद्ध। जंग लड़ना अपने आप में एक कला है जिसके बारे में ना तो आज के लोगों को पता है और ना ही वो इसे समझ पाते हैं। बासाराब के चेहरे के भाव देखकर डीन समझ गया था कि ये बकवास जो उसने अभी की थी वो उसमें पूरी तरह से मानता था। उसने अपनी तलवार नीचे कर ली और डीन के हाथ अपने आप ही खुद के गले तक पहुंच गए, ये देखने के लिए कि उसके गले से खून बह रहा है या नहीं। बासाराब को तलवार पकड़ना और चलाना दोनों ही आता था, क्योंकि डीन की गर्दन से एक बूंद भी खून नहीं निकला था। पर डीन समझ चुका था कि बासाराब पूरा पागल था। तभी किसी ने उस थिएटर के मुख्य दरवाजे को एक झटके से खोल दिया। वो दरवाजे काफी भारी थे और उन्हें खोलने में 2 आदमी लगते थे। वो दरवाजे एक धम्म की आवाज के साथ खुले थे जो कि पूरे थिएटर में गूंज गई थी। सबकी नजरें उस तरफ घूम गईं। डीन वैसे ही बासाराब से परेशान था। जिसने भी ये दरवाजा खोला था वह उसे मन ही मन गालियां देने लगा। पर जैसे जैसे वो इंसान थिएटर के अंदर आता गया, डीन को समझ आया कि ये कोई आदमी नहीं बल्कि एक औरत थी। उसका हुलिया देखते ही बनता था। उसके कोयले जैसे काले बाल उसके सफेद फूलों जैसे चेहरे के ठीक उलट थे। उसके खूबसूरत बदन पर जैसे उसका वो सूट एकदम सटीक बैठता था। एक औरत को पैंट्स पहने देखकर डीन का दिमाग खराब हो गया था। थिएटर से अंदर आती हुई वो औरत तालियां बजा रही थी। वो कह रही थी, वाह वाह वाह, तुम्हारी परफॉर्मेंस तो बहुत शानदार है। उस औरत ने अपनी हैट को वहां मौजूद लड़कियों की तरफ देखकर झुकाया और एक आंख मारी। उसने कहा, गुड इवनिंग लेडीज। डीन का गुस्सा बर्दाश्त से बाहर था। वो बासाराब का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, पर इस उद्दंड औरत को वह जरूर मजा चखाएगा। वो उस औरत की तरफ बढ़ा। उसने कहा, मैं नहीं जानता तुम कौन हो, पर मैं तुम्हें इस तरह हमारी रिहर्सल खराब नहीं करने दूंगा। पर अगले ही पल बिजली की फुर्ती से बासाराब ने अपनी तलवार से डीन को आगे बढ़ने से रोक दिया। उसने धीरे से कहा, अपनी सलामती चाहते हो तो एक कदम भी आगे मत बढ़ाना और मुंह से एक शब्द भी मत निकालना मिस्टर डीन। डीन और उस औरत की नजरें मिल गईं। उस औरत की आंखों में कुछ था जिससे डीन सिहर उठा था और उसका खून जैसे ठंडा पड़ने लगा था। उसने एक बार मुड़कर बासाराब को देखा। उसके चेहरे पर कुछ ऐसे भाव थे जिन्हें देखकर डीन थोड़ा असमंजस में पड़ गया था। बासाराब अब उस औरत के सामने आ गया था। डीन समझ चुका था कि बासाराब उस औरत को जानता था। उन दोनों का कुछ इतिहास तो था जो कि शायद अच्छा नहीं था। बासाराब ने कहा, काउंटेस, मुझे लग ही रहा था कि हमारा आमना सामना जल्दी ही होने वाला है। वो औरत अपनी छड़ी को जमीन में जैसे धसाते हुए आगे स्टेज की तरफ बढ़ी। उसने कहा, वो पुरानी कहावत सही है ना, वक्त हर जख्म को भर देता है। बासाराब ने कहा, कुछ घाव इतने गहरे होते हैं कि वो आसानी से नहीं भरते। बासाराब की आवाज में गुस्सा और एक तरह का कड़वापन था। उस औरत के मुंह से हंसी छूट गई। उसने कहा, तुम हमेशा ऐसे ही बात करते हो क्या? तुम्हें शब्दों से खेलना अच्छा लगता है? बासाराब ने अपनी तलवार कसकर पकड़ ली। उसने कहा,
शायद तुम कुछ और मजेदार करना चाहती हो। वो औरत अपनी ही जगह पर खड़ी रही। उसके शरीर के हाव भाव ऐसे हो गए थे जैसे कोई सांप अपने शिकार पर झपटने वाला हो। उसकी आंखें चौड़ी हो गई थीं। वो अपने ऊपर होने वाले हमले के लिए तैयार थी। उसने कहा, क्यों नहीं, हथियारों से खेलने में मुझे भी मजा आता है।